हेलो गुड मॉर्निंग। एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संवैधानिक विकास जो भारत का हुआ था उसकी दिशा में अगली क्लास को लेकर आए हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़े थे कि भारत में कैसे कैसे संवैधानिक विकास चल रहा है, तो इसके अंतर्गत हमने कुछ एक्टों को क्लियर किया था। जैसे हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आरंभ किया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बना था, और उसके बाद आपने पढ़ा था कि 1858 का जब अधिनियम आया तो उस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत में महारानी सीधा अपने हाथों में जो है वो शासन ले लेती हैं भारत का और अपना वाइसराय नियुक्त करती हैं, और उसी दिशा में हमने लास्ट जो क्लियर किया था वो किया था 1892 का अधिनियम। ठीक है, तो अब जो हम अधिनियमों का अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ताज के शासन के अंतर्गत वाले। तो पिछला अधिनियम हमने क्लियर किया था 1892 का अधिनियम, ठीक है, जो परिषद अधिनियम था। उसी दिशा में आज जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं वो अगला अधिनियम होगा आपका, इंपॉर्टेंट अधिनियम होगा आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का आपका होगा भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी या इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। ठीक है, देखिए ये जब अधिनियम बना 1909 का तो एक संवैधानिक विकास का जो एक फ्लो चल रहा था उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि अंग्रेज जो हम जानते हैं कि विभाजन की नीति को उन्होंने अपनाया था, भारत में जाति या धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का कार्य किया था। ठीक है, तो वो कार्य सबसे पहले जो देखने को मिलेगा आपका, जिसे हम कह सकते हैं कि फूट डालो राज करो, जो एक नीति का अनुसरण था वो इस एक्ट में किया गया था। ठीक है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि 1909 के अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार एग्जामों में आपको ऑप्शन देकर पूछा गया कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को जो है आप मार्ले मिंटो अधिनियम भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है इस एक्ट को? तो देखिए इस समय जब ये जो एक्ट था जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम बना था, तो इस एक्ट के जो बनने के समय भारत का जो वाइसराय था वो था आपका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस समय जो भारत का वाइसराय था उसका नाम था आपका लॉर्ड मिंटो। और वाइसराय होने के कारण जो था, देखिए ये कौन था आपका वाइसराय। और अगर बात करें बच्चों मार्ले की, तो मार्ले इस समय जो था ब्रिटेन के अंदर भारत का सचिव हुआ करता था। इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के सूझबूझ से इस अधिनियम को जो है लाया गया था, तो इसलिए संयुक्त रूप से इनके नामों को लिया। तो ध्यान रखिए भारत का सचिव बोलोगे आप, ब्रिटेन में जो नियुक्त था आपका, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपका भारत का सचिव पद जो था पहली बार वो 1858 के अधिनियम के बाद लाया गया था, और वाइसराय का पद भी आपका 1858 के अधिनियम में लाया गया था। ठीक है, क्योंकि 1909 के अधिनियम को बनाते समय जो आपके भारत का वाइसराय था वो था लॉर्ड मिंटो, और इस समय भारत का जो सचिव ब्रिटेन के अंदर था उसका नाम था आपका मार्ले। ठीक है, तो मार्ले मिंटो दोनों के सहयोग से अधिनियम बनाया गया, तो इसलिए हमने संयुक्त रूप से इस अधिनियम का नाम रख दिया मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है बच्चों, अगली बात पर हम चर्चा करते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए पहली बार क्या हुआ कि भारत के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया गया। देखिए आपने सुना होगा कि अंग्रेज जो थे भारत में आपस में लड़ाने का कार्य करते थे, आपस में मतभेद पैदा करते थे। इसी दिशा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि मुस्लिम समाज को हिंदू समाज से या अन्य समाजों से थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उन्होंने इस समय मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया। और वो ऐसे किया कि पहली बार भारत में देखने को मिला कि मुस्लिमों को, ध्यान रखिए, मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर, मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक मतलब कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिए मुस्लिमों को जो है वो सांप्रदायिक आधार पर पृथक या कह सकते हैं अलग निर्वाचन की व्यवस्था तय कर दी गई। और जब ये व्यवस्था हुई तो भारतीय अन्य समुदाय में भारी असंतोष हुआ, जिसका लाभ कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मिलना था। वो ये चीज़ चाहते थे कि जब हम एक लोगों को संतुष्ट करें तो दूसरे समाज के लोग उस समाज को जो है थोड़ा हीनता से देखें, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। यही चीज़ अंग्रेज चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस अधिनियम की, जो बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है।
उसने पूछा कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समाज है उसको 1900 एक्ट में जो था वो सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक का मतलब है आपके एक धर्म के आधार पर जो है वो पृथक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था इस एक्ट में की गई। ठीक है, अब ये है क्या, 1909 का जो एक्ट था इसमें मुस्लिमों को कैसे पृथक निर्वाचन दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, मान लीजिएगा कोई, जैसा आपने देखा होगा वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीट होती हैं, प्रांतों मतलब राज्यों में जो है आपके विधानसभाओं की सीटें होती हैं, तो आप देखते होंगे कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, विधानसभा सीटें होती हैं। तो ये तय किया गया, कुछ सीटें जो है वो ये निश्चित कर दी गई कि इन सीटों पर केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और उस सीट पर मुस्लिम चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनका जो चुनाव में वोट डालेंगे, उनका जो चयन करेंगे, उनका जो निर्वाचन करेंगे वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। मान लीजिएगा एक बात सपोज कीजिए ये कोई विधानसभा सीट है। ठीक है, तो इस विधानसभा सीट में क्या होगा कि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार ही नॉमिनेट कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए और इनका चुनाव केवल यहाँ की मुस्लिम जनता द्वारा ही किया जाएगा। तो ये बड़ा आधार था अंग्रेजों का, जिसने भारत में एक तुष्टीकरण आरंभ कर दिया था, लोगों के बीच मतभेद बढ़ाने का कार्य कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट जो आपका विशेषता थी वो क्या थी सेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों पिछले लेक्चरों में हमने बताया था कि भारत में केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों की स्टार्टिंग हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि विधानमंडल के आकार में वृद्धि कर दी गई। जो आपका विधानमंडल है, विधानमंडल के आकार में, ठीक है, मतलब सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, आकार व शक्ति में वृद्धि कर दी गई। समझिए इस चीज़ को, विधानमंडल के आकार और शक्ति में हो गई आपकी वृद्धि। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस एक्ट में पहली बार ये प्रावधान किया गया, इस एक्ट में पहली बार ये प्रावधान हुआ बच्चों कि जो विधानमंडल है उसके आकार में और शक्ति में वृद्धि कर दी जाएगी। और आप जानते हो एक होता था आपका केंद्रीय विधानमंडल, एक था आपका केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय विधानमंडल में क्या हुआ कि पहले सदस्यों की संख्या 16 थी और 16 से बढ़ाकर अब सदस्यों की संख्या कर दी गई, जानिएगा 60। इंपॉर्टेंट है ये। तो विधानमंडल के आकार, आकार का मतलब है जो सदस्य संख्या होती है वो बढ़ा दी गई। ठीक है, तो विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि देखने को मिलती है इस एक्ट में। केंद्रीय विधानमंडल जैसे वर्तमान में आप संसद देखते हो तो यहाँ सदस्यों की संख्या जो पहले 16 होती थी वो सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। तो हमें फलस्वरूप देखने को मिला कि विधानमंडल में जब सदस्यों की संख्या बढ़ी तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि विधानमंडल के आकार में क्या होगी, वृद्धि। और जब आकार में वृद्धि होगी तो उसकी शक्ति में भी वृद्धि होगी। ठीक है, पर एक चीज़ नोट करने लायक ये है कि केंद्रीय विधानमंडल था, इसके साथ साथ जो प्रांत होते थे, जो राज्य थे उस समय भी वहाँ भी विधानमंडल होते थे, लेकिन वहाँ भी वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन वहाँ सारे राज्यों में विधानमंडल के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी, मतलब एक जैसी नहीं थी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सदस्य संख्या थी, जिसका हम यहाँ पर वर्णन करना उचित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में पहली बार विधानमंडल के आकार में वृद्धि हुई, सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कर दी गई आपकी 60। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं जो इस अधिनियम में की गई थी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अगली महत्वपूर्ण विशेषता की ओर आता हूं तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखिए पहली बार क्या हुआ, आपने पिछले अधिनियमों में पढ़ा था कि भारत में जो सदस्य थे, जो कार्य परिषद में सदस्य थे, उनको जो था प्रश्न पूछने का अधिकार तो था। समझिए इस चीज़ को आराम से आप। देखिए मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, जो विधानमंडल में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन भारतीय सदस्यों को जब बैठक होती थी केवल जो वार्षिक बजट प्रस्तुत होता था उस पर ही प्रश्न पूछने का अधिकार था, उस पर ही बहस करने का अधिकार था। हालांकि वोट देने का अधिकार इस अधिनियम पर ना तब था और ना अब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहली बार क्या हुआ कि अब जो है वार्षिक बजट के साथ साथ लोक महत्व के विषयों पर, लोक महत्व का मतलब हुआ सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लोक महत्व या सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने की शक्ति, प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को
प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को। ठीक है, तो हमने बताया था इससे पहले अधिनियमों में कि जो विधानमंडल था, उस विधानमंडल की बैठक में जब वार्षिक बजट वाले बिल पर चर्चा होती थी तो उस चर्चा में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। लेकिन उस बिल पर अगर वोट देने की बात आती थी, पारित करने की बात आती थी, तो तब भी भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था बिल पर। वार्षिक बजट पर केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था और बहस में शामिल होने का अधिकार था। एक थोड़ा सा वृद्धि का स्वरूप हमें देखने को मिला कि 1909 के अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया ब्रिटेन की सरकार ने कि भारतीय लोग जो हैं, जो भारतीय हैं, वो भारतीय लोग जो है लोक महत्व के, किसी लोक महत्व के विषय पर या कह सकते हैं किसी सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा पहली बार जो हुआ था वो 1909 के अधिनियम में किया गया। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं बच्चों। तो अगली जो प्रमुख विशेषता थी जो हमें देखने को मिलती है वो विशेषता ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ, आपने सुना होगा कि जो वायसराय की जब नियुक्ति की थी महारानी विक्टोरिया ने, तो उससे पहले से हमारे देश में, ब्रिटिश भारत में एक परंपरा चलती आ रही थी कि वायसराय की सहायता के लिए प्रारंभ में आपने सुना होगा कि कार्य परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन जब 1858 का अधिनियम आया तो इसमें बढ़ोतरी की, कभी कमी की गई। लेकिन 1858 के अधिनियम में क्या हुआ कि जो वायसराय की कार्य परिषद होती थी उसमें वृद्धि देखने को मिली। और ध्यान रखिएगा, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया। ध्यान रखिए, वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया। वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया। इस बात को समझते हैं हम अच्छे से। देखिए, पहली बार क्या हुआ कि जो वायसराय की सहायता के लिए कार्य परिषद होती थी, जो किसी भी बिल पर या किसी चीज़ पर चर्चा करती थी, उसमें विधि सदस्य भी होते थे। तो ऐसा पहली बार हिंदुस्तान में हुआ। और ये कई बार क्वेश्चन आपका बना, छोटे छोटे एग्जाम में बनता है कि बताइए कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया था। तो उस सदस्य का नाम था आपका, वो बाद में बताएंगे। पहले क्वेश्चन यही बनता कि किसी भी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद में सर्वप्रथम शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपका 1909 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि पहला भारतीय कौन था, अगर आपसे उस व्यक्ति का नाम पूछता है तो ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहला भारतीय व्यक्ति जो वायसराय की कार्य परिषद में शामिल था, आपका उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बेहद इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय इनमें से कौन सा था, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन मिला होगा, उनका नाम था आपका सत्येंद्र नाथ सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम और ज़्यादा टफ आपसे पूछता है और ज़्यादा डीप लेता है एग्जाम को, तो पूछ सकता है कि वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति, और बैर में लिख देगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, निम्न से क्या थे, उनको किस रूप में, किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिए, इनको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये विधि मामले के रूप में वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किए गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सभी विशेषताएं, नोट भी करते चलिएगा। और भरपूर हमारी कोशिश है कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे, किसी भी एग्जाम में जब आप जाएँ तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैंने बताया वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया किसी भारतीय को पहली बार, और पहला भारतीय जो वायसराय की कार्य परिषद में शामिल हुआ उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके अलावा कभी कभी आपसे एक नोट करने लायक चीज़ ये है, आपसे कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है, तो सांप्रदायिकता का जो जनक है आपका, वो माना जाता है आपका लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो को ऐसा क्यों माना जाता है आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सांप्रदायिकता का अगर जनक कभी आपसे पूछता है तो सांप्रदायिकता का जनक कौन सा वायसराय था? आपका लॉर्ड मिंटो था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था, इस अधिनियम में पहली बार जो था धार्मिक आधार पर लोगों का विभाजन करने
की एक जो कोशिश थी वो आरंभ कर दी गई थी। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय मार्ले इस समय भारत का सचिव था और मिंटो जो था इस समय भारत का वायसराय था। अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत हमने बताया था आपको बच्चों कि अगर किसी विधानसभा सीट पर मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़ा होगा तो मुस्लिम मतदाता ही उसको वोट डालेंगे। इसलिए भारत में मुस्लिमों को जब सांप्रदायिक आधार पर अलग से एक व्यवस्था की गई, आरक्षण दिया गया, तो वो दिया गया था लॉर्ड मिंटो ने। तो इसलिए सांप्रदायिकता का जनक इसको कहते हैं, क्योंकि इसने जो तुष्टीकरण किया था यह सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पहले लोक महत्व के विषय पर या सार्वजनिक महत्व के विषय पर आप जो हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं कार्रवाई में पार्लियामेंट की, और ऐसा भारतीयों को पहली बार शक्ति दी गई थी। इससे पहले केवल वार्षिक बजट पर ही प्रश्न पूछने की आज़ादी थी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता मैंने बताई बच्चों आपको कि विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि हो गई। एक केंद्रीय विधानमंडल था और प्रांतीय विधानमंडल भी होते थे। तो केंद्रीय विधानमंडल में आकार में वृद्धि कैसे हुई? सदस्यों की संख्या 16 हुआ करती थी, 16 सदस्य बैठते थे। बाद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी। प्रांतों का हम वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि प्रांतों में निश्चित संख्या नहीं थी, अलग अलग जगह अलग अलग सदस्य होते थे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अगले एक्ट की। अगला महत्वपूर्ण एक्ट कौन सा आता है? ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को नोट करिएगा, आप वीडियो रोक कर देख भी सकते हैं, या इसके बाद आप जो है अगली जो व्यवस्था हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो 1919 का अधिनियम इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं इसको। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। सब्सक्राइब चैनल कर दिया करो और शेयर इसको ज़रूर किया करो। बहुत मेहनत से आपकी वीडियो बनती है। आपको लगता है 20-25 मिनट वीडियो देखो, आराम से देखो, कुछ नहीं होता, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती पहले। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण अधिनियम की। ठीक है, तो अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम है आपका, उस अधिनियम का नाम है आपका 1919 का अधिनियम। ठीक है, अगर हम 1919 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं? ठीक है, तो बच्चों 1919 के अधिनियम में अगर हम चलते हैं तो इस अधिनियम के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है, जैसे आपने पिछले अधिनियम में पढ़ा, पिछले अधिनियम में बच्चों आपने जाना था कि कौन सा अधिनियम है जिसे भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया है 1909 का अधिनियम। और बात करें 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो 1909 के अधिनियम को जाना जाता है आपका सेम टू सेम मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम नाम से जाना जाता है। मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम, ध्यान रखिए, मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1909 के अधिनियम को तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, क्योंकि मार्ले उस समय भारत के सचिव थे ब्रिटेन के अंदर, और जो मिंटो थे वो भारत में उस समय क्या होते थे, वायसराय। दोनों के सहयोग से बना था अधिनियम, तो उस अधिनियम को हमने मार्ले मिंटो कह दिया था। ठीक इसी प्रकार आप बोलोगे कि जो 1919 का अधिनियम है इसको मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेम टू सेम आपका इस समय जो भारत का सचिव था आपका वो मार्टिन था। ध्यान रखिए, इस समय मार्टिन जो था वो भारत सचिव था आपका ब्रिटेन के अंदर। और बात करें अगर चेम्सफोर्ड की, तो आपको मालूम होगा उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था वो हुआ करता था आपका चेम्सफोर्ड, और भारत सचिव हुआ करता था आपका मार्टिन। इन दोनों के ही सहयोग से, इन दोनों की ही सूझबूझ के कारण इस अधिनियम को लाया गया था। इसलिए हमने इस अधिनियम का नाम जो है मार्टिन-चेम्सफोर्ड भी रख दिया। ठीक है, तो कभी बच्चों एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, या मार्टिन-चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था वो किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, पहली बार अगर हम बात करें तो 1919 में ये अधिनियम आया था आपका। इसकी विशेषताओं की बच्चों हम बात करते हैं अलग अलग कर। जैसे बच्चों आपने भी पिछले टॉपिक में आपने देखा भी, मैंने बताया आपको 1909 में कि पहली बार भारत में सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। सांप्रदायिकता के तहत भारतीयों को बांटने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि 1919 में इसका आकार वृद्ध
या आकार जो है बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा क्या हो जाता है कि पहले मुस्लिमों का तुष्टीकरण आरंभ हुआ। अब इस एक्ट में इन्होंने क्या काम किया, जो भारत में रहने वाले सिख लोग थे जो भारत में रहने वाले सिख लोग थे, उसके अलावा जो भारत में ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, इन लोगों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर क्या कर दिया गया, एक आरक्षण की व्यवस्था तय कर दी गई। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं मुस्लिमों के लिए पहले हो गई थी। अब क्या हुआ कि भारत में जो सिख थे, सिखों के साथ साथ इन्होंने जो था, जो भारतीय ईसाई थे, जो भारत में रहते थे ईसाई, ठीक है, इसके साथ जो एंग्लो इंडियन थे, जो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, के लिए बोल सकते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, पृथक निर्वाचन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए जो था वो सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। अब क्या हुआ, इन्होंने सिखों को टारगेट किया, भारतीय ईसाइयों को टारगेट किया और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को टारगेट किया, और इनके लिए इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों अगली महत्वपूर्ण विशेषता की, कि इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि एक यूपीएससी होता है जो हर साल सबसे बड़े अधिकारी बनाने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, अभी हालांकि वो एग्ज़ाम कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई हैं उसकी डेटें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो भारत में सबसे प्रतिष्ठित जो अधिकारी बनते हैं आईएएस परीक्षा द्वारा बनते हैं, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा कंडक्ट कराता है। तो भारत के अंदर जो पहली बार यूपीएससी का गठन हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था ब्रिटिश काल में, वो इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था ब्रिटिशों द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन ये किया गया था वर्ष 1926 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में ब्रिटिश काल में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी का गठन, या बोल सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। और 1926 में कौन से अधिनियम में किया गया था आपका, 1919 के अधिनियम में किया गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगली महत्वपूर्ण विशेषता की अगर हम बात करें तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता आती है आपकी, आपने सुना होगा कि एक बजट होता है, बजट राज्य सरकारें भी बजट लाती हैं हर साल और केंद्र सरकार भी अपना बजट लाती हैं। ठीक है, बजट क्या होता है, वार्षिक लेखा जोखा, जो व्यय क्या जो आय हुई है उसका एक कह सकते हैं एक पूरा मतलब एक लेखा जोखा होता है। तो इसी प्रकार क्या था, ब्रिटिश काल में भी लेखा जोखा होता था, बजट होता था। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि राज्यों के बजट को, राज्य विधानमंडलों के बजट को केंद्रीय विधानमंडल के बजट से अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे संसद और आप देखते होंगे विधानमंडल राज्यों में, तो उस समय केंद्रीय विधानमंडल के बजट से राज्यों के विधानमंडल के बजट को अलग कर दिया गया। मतलब अब जो राज्यों के विधानमंडल है वो अपना बजट बनाने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण चीज क्या हुई थी आपकी, राज्य विधानमंडल के बजट को केंद्र विधानमंडल से, आप केंद्रीय लिखेंगे इसको, केंद्रीय विधानमंडल से अलग कर दिया गया। यानी इस चीज को, ये क्या था, देखिए पहले क्या होता था, ब्रिटिश काल में 1919 के एक्ट आने से पहले राज्यों का और केंद्र सरकार का, मतलब जो केंद्रीय नेतृत्व था, जो राज्य थे, उन सबका बजट एक साथ आता था, एक साथ बहस होती थी। लेकिन इस एक्ट में थोड़ा सुधार हुआ, और सुधार ये हुआ कि अब से जो प्रांतीयों की सरकारें हैं, जो प्रांत या राज्य हैं, उनके विधानमंडल अपना बजट अलग प्रस्तुत करने की पावर दे दी गई उन लोगों को, और जो केंद्रीय बजट था वो बजट अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल के बजट को केंद्रीय विधानमंडल की अलग कर दिया गया। ये केंद्रीय विधानमंडल के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब राज्य जो है अपना बजट खुद बना सकते हैं, कैसे खर्च करेंगे वो उनकी खुद की पावर होगी। ठीक है, अगर मैं अगली महत्वपूर्ण विशेषता की बात करता हूं बच्चों, तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अब राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हो गया। ठीक है, और राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ क्या हुआ कि केंद्र आप समझ रहे होंगे, जैसे वर्तमान में केंद्र का स्वरूप देखने को मिलता है। केंद्र में क्या था आपका,
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आ गई, सॉरी, तो केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था आई, थोड़ा आपको परेशान करेगा, द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी ये? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का हो गया आरंभ, ठीक है। तो जानिए इस चीज़ को, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। बच्चों आप देखते होंगे वर्तमान में जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है आपके, एक है लोकसभा, ऐसे हम बोलेंगे लोकसभा, और एक है आपकी राज्यसभा। तो ठीक इसी प्रकार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को मिली, लोकसभा राज्यसभा सृजित हुई इस टाइप से, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि राज्यों में, प्रांतों में, जो प्रांत होते हैं वहाँ द्विवेद शासन का आरंभ हुआ। प्रांतों में जो द्विवेद शासन का आरंभ हुआ, प्रांतों में आप बोलेंगे द्विवेद शासन, प्रांतों में द्विवेद शासन का आरंभ, ठीक है। तो बच्चों प्रांतों में द्विवेद शासन का आरंभ होता है। प्रांतों में द्विवेद शासन का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक आरक्षित तरीके से हुआ, द्विवेद शासन आरक्षित तरीके से हुआ, और एक हुआ आपका हस्तांतरित तरीके से। जानिए इस चीज़ को, एक हुआ आपका आरक्षित तरीके से और एक हुआ आपका हस्तांतरित तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रांतों में द्विवेद शासन का आरंभ होता है। अब आपको एक चीज़ याद आई होगी कि जब हमने पहला एक्ट आरंभ किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो उसके बाद पहला जो महत्वपूर्ण अधिनियम आपको देखने को मिला था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस एक्ट के अंदर आपने देखा था कि उससे पहले 1773 से 1 साल पहले जो बंगाल के अंदर द्विवेद शासन हमने देखा था, जो 1765 में आरंभ हुआ था, और 1772 ईस्वी में उस द्विवेद शासन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन वो छोटे स्तर पर था, बंगाल में था, उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब प्रांतों में द्विवेद शासन का आरंभ हो गया, और वो आरंभ एक आरक्षित तरीके से हुआ और हस्तांतरित तरीके से हुआ। आरक्षित तरीके का मतलब ये हुआ, समझिए इस चीज़ को, कि जो भारत का वायसराय था, मान लीजिएगा कोई राज्य है, मान लीजिएगा ये कोई राज्य है, और इस राज्य में अब 2 शासन चलेंगे, एक ये चलेगा और एक इधर से चलेगा, ठीक है। हर राज्य में, हर प्रांत में एक जो भारत का वायसराय होगा, वो किसी भी राज्य में जो भारत की वायसराय की कार्य परिषद होती है उसके मंत्री इस राज्य में शासन करेंगे, और दूसरा उस राज्य में सीधा जनता द्वारा जो चुनकर आए प्रतिनिधि उनका भी शासन होगा। तो आरक्षित का मतलब हुआ वायसराय की कार्य परिषद के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भी शासन चलेगा, और हस्तांतरित का मतलब ये हुआ इस राज्य में कि जो लोग सीधे चुनाव द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आए हैं उनके द्वारा भी शासन चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी 1919 के अधिनियम से। तो मैंने बताया इस एक्ट को मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इस समय मार्टिन भारत सचिव हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसके द्वारा यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1919 के एक्ट के द्वारा, और गठन 1926 में कर दिया गया था। राज्य विधानमंडल के बजटों को केंद्रीय विधानमंडल के बजट से अलग कर दिया गया। अब राज्य अपना बजट अलग पारित कर सकते हैं, अलग बना सकते हैं, केंद्र से अलग। और पहली बार आपको देखने को मिला था 1909 में कि सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन हुआ था। इस कड़ी को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। इन्होंने टारगेट सिखों को करा, भारतीय ईसाइयों को करा, एंग्लो इंडियन को करा। अब इनके लिए भी इन्होंने सांप्रदायिकता के तहत अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन मैंने आपको समझाई दिया अभी, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थाई जो आज देखते हो आप, लोकसभा राज्यसभा, तो इसका रूप देखने को मिला था 1919 के अधिनियम में, ठीक है। उम्मीद है बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लाइक जरूर कीजिए। बस आज